नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो बहुत दिन से हम लोग वेट कर रहे थे कि CUET का PG का जो नोटिफिकेशन कब आएगा। तो बहुत तेज़ी के साथ NTA ने अपना नोटिफिकेशन दे दिया है और जो एग्ज़ाम का डेट है वो 11 मार्च और 28 मार्च के बीच में हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम होता है तो उसके बीच में होगा। अब ये बहुत फास्ट है। पहले एग्ज़ाम कोविड के कारण बहुत डिले हो रहा था, अभी वो फिर से जैसे पहले होता था ऐसे आ गया। मतलब डेट्स जनरली मार्च में अप्रैल के बीच में होता था एग्ज़ाम, इस बार मार्च में दे दिया गया है। तो पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट बहुत गलती किया था, तो वो गलती आप लोगों को नहीं करना है। मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। पूछ रहा था कि सर क्या करूँ, तब कुछ नहीं हो सकता है। कुछ चीज़ मैं अभी बताऊंगा जो आप लोगों को करके रखना है, और वो चीज़ एकदम ध्यान रखना है अगर आप CUET एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छा एक यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। तो बहुत बार ऐसे भी हुए बच्चे एग्ज़ाम में हॉल में गए हैं, एग्ज़ाम दिया, रैंक किया, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट दिक्कत होने के कारण उसका एडमिशन नहीं हुआ। तो ये गलती आपके साथ ना हो, इसलिए ये वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये आपका बहुत सारे गलती को बचा लेगा गलती होने से। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो CUET एग्ज़ाम तो पता होगा कि नोटिफिकेशन दे चुका है, लेकिन बात है कि कैसे प्रिपरेशन करना है, सिलेबस क्या होना चाहिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, स्ट्रैटेजी कैसे हमको जाना चाहिए। तो ये जितना तरह क्वेश्चंस है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कौन सा पेपर कोड देना है, सब मैं इस वीडियो में अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिए। तो CUET क्या होता है? पहले क्या होता था, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम लेता था, अलग अलग तरीके से फॉर्म निकलता था, और आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाकर अलग अलग तरीके से फॉर्म भर के अपना पेमेंट करना पड़ता था, और वहाँ पर जाके आपका एडमिशन होता था। सपोज़ आप 10 यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिए, आपका 5 जगह हुआ, अब 5 में से आप एक जगह गए। अब ये इजी कर दिया गया है, अब एक ही वेबसाइट में आपको भरना है, और उस एग्ज़ाम के उस स्कोर जो मार्क्स आपको मिलेगा, उस स्कोर दे के आप ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, एक्सेप्ट बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी GAT-B के थ्रू होता है, वो अलग एग्ज़ाम होता है। उसका नाम पहले JNUC भी था, ना वो एक GAT-B हो गया, RCB कंडक्ट करता है। तो ये जो CUET PG एग्ज़ाम है वो आपका NTA कंडक्ट कर रहा है, और एग्ज़ाम डेट में आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ। ये आपका जितना भी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि BHU में पढ़ेंगे सर, JNU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, पौंडीचेरी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ये सब अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का इच्छा होता है। तो अगर उस यूनिवर्सिटी में आपको मास्टर्स का स्टडी करना है तो आपको ये एग्ज़ाम दे के जाना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कुछ नहीं, आपको बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। अगर आपको 55% या 50 मार्क्स के, डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी में कितना क्राइटेरिया है, उसके ऊपर निर्धारित होता है। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपका एक बैचलर डिग्री होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, अब बात है आपका मार्किंग स्कीम या एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो मैं अगर जूलॉजी का बात करूँ या बायोलॉजी या लाइफ साइंस, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, अगर इस सब का बात करूँ तो आपको क्वेश्चन जो है आपका 70 पार्ट, 2 पार्ट में कब डिवाइड कर दिएगा, पार्ट A एंड पार्ट B। तो पार्ट B में आपको डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहाँ पर 75 क्वेश्चन आपको अटेंड करना पड़ेगा। और पार्ट A जो है वहाँ से आपको जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड, अवेयरनेस, मैथमेटिक्स वहाँ से पूछा जाएगा। तो वहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा 25 रहेगा। ठीक, आपको टोटल जो होता है 100 क्वेश्चन रहेगा, और टोटल मार्क्स आपको 400 के अराउंड होगा, क्योंकि ईच क्वेश्चन आपका जो मार्क्स होगा वो 4 मार्क्स होगा। ठीक, और नेगेटिव मार्किंग कीजिएगा तो 1 मार्क काट लिया जाएगा। तो आपको ये सब ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो वहाँ पर आपको सब दिख जाएगा। आप बहुत सारे पूछते हैं कि सर एज लिमिट क्या होगा। एज लिमिट यहाँ पर एग्जाम में कुछ एज लिमिट नहीं है। हाँ, जो रिलैक्सेशन, कोटा, रिजर्वेशन जो होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वो यूनिवर्सिटी का जो प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग वो फुलफिल होगा। कितना सीट्स है, कितना कोटा होगा, नहीं होगा। रिजर्वेशन पॉलिसी का अगर बात करूँ, अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हो सकता है कोई EWC से बिलोंग करे, कोई OBC, SC, ST, PW जो भी हो, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देखिएगा तो 10% सीट जो होता है एवरी कोर्स में वो आपका EWS के थ्रू मिलेगा। और आपका जो OBC है, नॉन क्रीमी लेयर स्पेसिफिकली, वो 27% सीट आपका कवर किया जाएगा। हाँ, डेफिनेटली जो मैं आपको बता रहा था, गलती जो स्टूडेंट करते हैं कि स्टेट का सर्टिफिकेट OBC का बना लेते हैं और वो जाके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जमा कर देते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये कंसीडर नहीं करते हैं। आपका OBC सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए, आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो OBC सर्टिफिकेट हो वो सेंट्रलाइज होना चाहिए, ना कि स्टेट का। ये बहुत सारी दिक्कतें फेस करना पड़ता है, वो आप जाके ज़रूर अपना लिस्ट में चेक कर लीजिएगा कि आपका वहाँ पर है कि नहीं लिस्ट में नाम। आप क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर से होना चाहिए। ठीक, अगर आप SC के कैटेगरी से बिलोंग करते तो 15% सीट्स वो रिजर्व रहता है, और अगर ST से बिलोंग करते तो 7.5 रहता है। और अगर कोई भी तरह का PWD कैटेगरी के से आप बिलोंग करते हैं तो वो ईच कैटेगरी में, जनरल हो, EWS हो, कोई भी कैटेगरी में आपका 5% आपको छाड़ मिलेगा। वहाँ पर आपको क्या बोले, सीट्स रिजर्व रहता है। उसके अलावा मैं अगर बताऊँ स्पेसिफिकली क्या बोले, जो PWD में, तो आपको जो
40% से ज़्यादा आपका वो होना चाहिए, क्या बोले, डिसेबिलिटी। तो ये भी प्रोस्पेक्टस में लिखा था। अब बात है कि पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ क्या क्या है। तो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ अगर देखिएगा तो यहाँ पर सब पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, ठीक। तो आपको चेक करना है कि जो यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं क्या वो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी में बिलोंग करता है कि नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी बिलोंग करता है। और उसके बाद जो आपको, जैसे सपोज आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप दिख रहे हैं यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। अगर आपको BHU जाना है तो BHU भी इस एग्ज़ाम के थ्रू ही एडमिशन लेता है, और DU भी लेना शुरू कर दिया है, JNU भी लेता है। तो ये आप ज़रूर चेक कीजिएगा कि वो यूनिवर्सिटी ये लिस्ट में है कि नहीं। अगर नहीं है तो डेफिनेटली वो यूनिवर्सिटी अलग तरीके से अपना एक एंट्रेंस कॉन्टैक्ट कराता होगा और उसके थ्रू एडमिशन लेता होगा। अब बात है कि जितना भी यूनिवर्सिटी आपका ले रहा है, ये तो आपका यूनिवर्सिटी हो गया। अब यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज होता है, वो कोर्सेज आपको यहाँ पर पेपर कोड के थ्रू मेंशन रहेगा। ये जो कोड दिख रहा है आपका, ये कोड रिप्रेजेंट करता है सब्जेक्ट को। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आप सब्जेक्ट देना चाहते हैं वो सब्जेक्ट कौन सा कोड में बिलोंग करता है। और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा तो आपको वो कोड को वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्वेरी होता है कि सर कौन सा कोड भरना है, मुझे तो पता ही नहीं है। तो आपको ये प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा कि कौन सा कोड में कौन सा आपका सब्जेक्ट बिलोंग करता है। वो सब्जेक्ट के अनुसार कोड को देखने के बाद आपको कोड फिल करना है और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। अब अलग अलग कोड हो सकता है अलग अलग यूनिवर्सिटी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको अभी, जैसे आप देख सकते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए 25 है, जूलॉजी के लिए 28 है, लेकिन इधर लाइफ साइंस में भी देखिएगा कि जूलॉजी है। यहाँ पर भी आपको जूलॉजी मिल जाएगा, देखिए। लेकिन यहाँ पर मोस्ट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन लेता है, लेकिन ये 28 कोड जो है वो BHU लेता है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कौन सा यूनिवर्सिटी का कौन सा पेपर कौन सा कोड में बिलोंग करता है। तो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा तो ये जरूर देखिएगा। बाद में एग्जाम देने के बाद ये मत बोलिएगा कि सर मेरा BHU में हमको जाना अच्छा था, लेकिन मैंने ये पेपर दे दिया था, अब इस पेपर के थ्रू आप BHU में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। ये गलती आप ना करें कृपया करके। तो ये देखिए कोड वाइज आपको दे भी दिया जाएगा कौन कौन सा यूनिवर्सिटी कौन सा कोड के थ्रू एडमिशन ले रहा है। ये जरूर देखिएगा प्रोस्पेक्ट में जाके, प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि सिलेबस, मैं अगर जूलॉजी का लाइफ साइंस का सिलेबस बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा इजी सिलेबस होता है, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी में आपका सेल बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ जाता है, माइक्रोबायोलॉजी कुछ पूछ लेगा, जेनेटिक्स से कुछ पूछ लेगा, प्लांट साइंसेस से एनिमल साइंस से कुछ पूछ लेगा। अब ये बहुत ज़्यादा मतलब डीप से तो नहीं पूछता है, लेकिन ऊपर ऊपर आपको सब पता होना चाहिए। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ यहाँ पर TCA साइकिल ग्लाइकोलाइसिस का, तो आपको इरिवर्सिबल एंजाइम कौन सा होता है, TCA साइकिल में क्या क्या कितना ATP जनरेट होता है, बीटा ऑक्सीडेशन में कितना ATP जनरेट होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर क्लासिफिकेशन की बात करो तो जूलॉजी में कुछ क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन क्या होता है, कितना तरह का एंटीबॉडी पाया जाता है, कौन सा एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, क्या काम होता है, पेंटामेरिक होता है, डायमेरिक होता है, मोनोमेरिक होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। टेक्निक में आपको पता होना चाहिए कि PCR कैसे काम करता है, वेस्टर्न ब्लॉट कैसे काम करता है, माइक्रोस्कोपी कितना पकड़ा का होता है, कौन सा माइक्रोस्कोपी कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ये सब क्वेश्चन वो लोग पूछेगा। मैं और डिटेल्स में वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग को और वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि क्या होता है। देखिए ये पेपर कोड जो है 28, और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लेता है इस पेपर कोड के थ्रू जूलॉजी का, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर दिया। अब ये वाला क्वेश्चन सब स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है। अब वो भर तो देता है, लेकिन उसका बैचलर्स में जो होता है एक सब्जेक्ट नहीं रहता है जिसका नाम है केमिस्ट्री। यहाँ पर मेंशन कर दिया गया, देखिए कि फॉर द एडमिशन टू द MSc इन जूलॉजी कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो हैव द ऑफर्ड केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएट लेवल। आप अगर ग्रेजुएशन में अगर केमिस्ट्री था तभी आप इस पेपर के लिए एलिजिबल है, तभी आप एग्जाम दे सकते हैं, तभी आपका BHU में जूलॉजी सब्जेक्ट में एडमिशन होगा। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है, प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ना है। ये मत देख के मत छोड़ दीजिए कि बहुत सारा पेजेस है, कौन पढ़ेगा। आपको बस अपना फोकस रखना है कौन सा यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, और उस यूनिवर्सिटी में जो पेपर हम दे रहे हैं वो पेपर वो यूनिवर्सिटी ले रहा है कि नहीं रहे, उसका सिलेबस क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, और कुछ नहीं देखना है आपको। बस ये देखिएगा, आपका मेजॉरिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बाद में जाके कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगा। तो आपके गोल्डन टिप्स में क्या दूंगा, मैं इतना मोर देन 10,000 स्टूडेंट को अभी तक गाइड कर चुका हूं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है आपका टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो क्या क्या मैं सलाह दूंगा आप लोगों को प्रिपरेशन के लिए। तो स्पेसिफिकली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, पहले उसको एनालाइज कीजिए पहले कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है नहीं आता है, वो पार्ट पहले आप देखिए, अपना एक लिस्ट बनाइए कौन कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। उस पार्ट को आप बुक से पढ़ना शुरू कीजिए, कोई भी बुक से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं आपको बुक्स का डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा। अगर आप जूलॉजी का या लाइफ साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बुक का पूरा एक लिस्ट दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप लोग बुक परचेस कर सकते हैं। और वो बुक से मैं भी पढ़ा था, और फिर जो टॉपिक आप पढ़े हैं उसको करना है रिवीजन।
रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर आप रिवीजन नहीं करते सब भूल जाइएगा, ठीक है। तो रिवीजन आपको रेगुलर करना है। सुबह उठ के जैसे दवाई खाते हैं, रात सोने से पहले दवाई खाते हैं, ऐसे आपको रिवीजन एक बार करना पड़ेगा। अपना नोट्स बना लीजिए कंपेटेबिलिटी करके, सब दाग नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट नोट बनाने के बाद पूरा मार्क कर देता है, बुक क्वेश्चन नहीं करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी जो होता है डेवलप होगा, और आप बहुत कम समय में एक्यूरेसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा, और आपका मार्क्स ज़्यादा स्कोर होगा तो आप अच्छे यूनिवर्सिटी, आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी जो होता है वहाँ पर जा पाइएगा। तो अगर आपको पता नहीं कि मैं कौन हूँ, तो मैं स्पेसिफिकली अपना बैचलर्स आसनसोल से किया था, बनवारी लाल भालोटिया कॉलेज से, जूलॉजी ऑनर्स से। फिर मैंने अपना जो JNU पहले एग्ज़ाम होता था, पहले CUCT नहीं होता था लेकिन JNU नहीं लेता था उसके थ्रू, तो वहाँ से मैंने मास्टर्स किया लाइफ साइंस में। उसके बाद मैं अभी रिसर्च स्कॉलर हूँ रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, जो DBT का हेड है, और ये मेरा सोशल मीडिया का है। अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं मेरे साथ तो इंस्टाग्राम में मेरा ये ID है, मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, मेरा लिंक्डइन में भी हूँ, मैं फेसबुक में मिल जाएगा, और आपको ट्विटर में भी मिल जाएगा, जहाँ से आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेरी आप लिख सकते हैं, मैं उसको आपको रिप्लाई दूंगा। तो कोई भी क्वेरी हो, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी प्रेम पूर्वक, आदरपूर्वक आपको तहे दिल से, हृदय की गहराई के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।